यूक्रेन जंग 21वीं सदी की सबसे अहम आलमी वाक़यात में से एक है, जिसने बैनुल-अक़वामी सियासत, मईशतों और इंसानी जिंदगियों को नई शक्ल दी है। तनाज़े का मरकज यूक्रेन है, जो एक खुद मुख्तार मुल्क है और अपनी बका, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के लिए लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं, जो 9वीं सदी में क्यूयान रूस से ताल्लुक रखते हैं, जिसे अक्सर दोनों मुमालिक का सकाफती कल्चर समझा जाता रहा है। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की और रूसी असर रसूख से अलग अपनी शिनाख्त कायम करने की कोशिश की। ताहम रूसी रहनुमा और खुद व्लादिमीर पुतिन इस तब्दीली को मुसलसल अपने इलाकाई गलबे के लिए खतरे के तौर पर देखते रहे हैं। यूक्रेन के जमहूरियत की तरफ कदम और यूरोपीय यूनियन और नेटो जैसे मगरबी अदारों के साथ करीबी ताल्लुकात बढ़ने की वजह से कुशीदगी में मजीद इजाफा होता गया। नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाले रूस के लिए खास तौर पर ये बात तशवीशनाक थी, जो नेटो के मशरिक की जानिब फैलाव को अपनी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा समझता है। ये खदशा 2014 में उस वक्त अरूज पर पहुंचा, जब यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मुजाहरे होने लगे, जिसे यूरो मैदान तहरीक के नाम से जाना जाता है, जिसके नतीजे में उस वक्त के रूसी सदर को हटा दिया गया था। उसके जवाब में रूस ने रूसी बोलने वाली आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ और अपने ज़ाती मफादात को महफूज करने की जरूरत के हवाले से जोर दिया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही रूस ने मशरकी डोनबास के इलाके में अलहदगी पसंद तहरीकों की हमायत की, जिससे यूक्रेन मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। यूक्रेन के अंदर सकाफती और लसानी तकसीम ने भी एक अहम किरदार अदा किया। मुल्क के मशरकी और जनूबी हिस्सों में अहम रूसी बोलने वाली आबादी है, जिसकी हिफाजत का रूस दावा करता है। ताहम यूक्रेन ने तेजी से अपनी कौमी शिनाख्त पर जोर देना शुरू कर दिया। वो खुद को रूसी सकाफती और सियासी असर रसूख से दूर करने की कोशिश कर रहा था। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के तनाव की फिजा कायम हो गई। रूस ने इस हमले को यूक्रेन को गैर फाल करने और रूसी बोलने वालों की हिफाजत के लिए खसूसी फौजी ऑपरेशन के तौर पर तैयार किया। इस हमले की एक बड़ी वजह यूक्रेन को मगरिब के साथ इत्तेहाद करने से रोकना और साबिक सोवियत इलाकों में अपने असर रसूख को दोबारा कायम करना था। यूक्रेन की जंग सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है, बल्कि नजरियात और ताकत का टकराव है। रूस अपनी ताकत से खित्ते में अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहा है। ताहाल जारी ये जद्दोजहद आलमी सलामती, इत्तेहाद और ताकत के तवाज़ुन पर गहरे असरात रखती है। यूक्रेन की जंग ने यूक्रेन के अंदर और आलमी सतह पर लाखों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। शहरों में बम धमाकों की वजह से बिजली की बंदिश, खुराक और पानी जैसी जरूरी अशिया की किल्लत का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया गया, जिससे हालिया तारीख में मुहाजिरीन का सबसे बड़ा बहरान पैदा हुआ है, जिसमें 8 मिलियन से ज्यादा लोग बैरूने मुल्क हिफाजत की तलाश में गए और बहुत से लोग यूक्रेन में रहते हुए बेघर हो चुके हैं। जो लोग बाकी रहते हैं वो मुस्तकिल गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर रहे हैं। स्कूल्स, अस्पताल और कारोबारी इदारे बंद हैं, या तो कुछ इस कदर मुतासिर हो चुके हैं कि वहाँ रहना मुमकिन नहीं। आलमी सतह पर जंग की वजह से खुराक की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन गंदम, मकई और सूरजमुखी के तेल को बहुत बड़े पैमाने पर बरामद करने वाला मुल्क है। इस जंग की वजह से काश्तकारी पैदावार और जहाज रानी को बहुत मुतासिर किया, जिसकी वजह से इन खितों में किल्लत पैदा हो गई, जो इन बरामदात पर मुनहसिर हैं, खास तौर पर अफ्रीका और मशरकी वुस्ता में। रूसी तेल और गैस पर पाबंदियों की वजह से तवानाई की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे घरेलू बजट और दुनिया भर की मईशतों पर मजीद दबाव पड़ा है। ये हमला
دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کا سب سے بڑا اور مہلک تنازع ہے، جس میں لاکھوں فوجی ہلاک اور کئی ہزار یوکرائنی شہری ہلاک ہوئے۔ 2024 تک روسی فوجی یوکرین کے تقریباً 20% حصے پر قابض ہیں۔ یوکرین کی مسلح افواج فعال اہلکاروں کے ساتھ ساتھ دنیا میں 8ویں سب سے بڑے دفاعی بجٹ کے ساتھ اہلکاروں کی کل تعداد کے لحاظ سے دنیا کی 5ویں بڑی مسلح قوت ہے۔ یوکرین کی حمایت کے لیے نیٹو کے بہت سے اراکین اور اتحادوں جیسے جرمنی اور سویڈن نے جارحانہ فوجی امداد فراہم کرنے کے خلاف ماضی کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ یورپی یونین ممالک نے ایک بلاک کے طور پر یوکرین کو 3.1 ملین یورو کی فوجی مدد فراہم کی ہے، جس میں مہلک ہتھیار بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں یوکرین نے برطانیہ کے تیار کردہ اسٹارم شیڈو میزائل کا استعمال کیا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ یوکرین نے 20 فروری 2014 سے شروع ہونے والی روس کے ساتھ اس جنگ سے اب تک پہلی بار میزائل حملہ کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے پہلے ہی اسٹارم شیڈو میزائل کو یوکرین بھیج دیا تھا اور ان کے پاس ان میزائل کی کثیر تعداد موجود ہے، لیکن ملک پر پابندی تھی کہ وہ روس کے خلاف ان کا استعمال نہیں کر سکتا، چاہے روس کے طیارے یوکرین کی اپنی سرحدی حدود میں ہی کیوں نہ گردش کر رہے ہوں۔ مگر امریکہ کی جانب سے ٹیکٹیکل میزائلوں کو روس کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت کے بعد یوکرین نے اسٹارم شیڈو میزائل سے بھی روس میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کی جنگ نے ملک کے اندر اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اور دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ عالمی سطح پر جنگ کی صورتحال نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری دنیا آپس میں کس قدر جڑی ہوئی ہے، کیونکہ خوراک کی سپلائی میں خلل اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے اثرات کرۂ ارض کے انتہائی دور دراز کونوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود یوکرین کی عوام اپنی بقا کی جنگ زور و شور سے لڑ رہی ہے۔ عالمی برادری کو اس تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس تنازع کے اثرات پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور مستقبل قریب میں یہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، نہ صرف یوکرین اور روس کے لیے بلکہ پوری دنیا کے ممالک کے لیے۔